नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आज एक बहुत खास प्रोग्राम कहिए, पेशकश कीजिए, कहिए, आपके सामने हम लेकर के आए हैं। बहुत कम मौके होते हैं जब हमें भी इतना गर्व महसूस होता है जब आपके सामने देश के वीर हों, देश के गौरव हों। और गुजरे साल को याद करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है कि हम उन पलों को याद करें जब पूरे देश ने एक साथ फख्र महसूस किया हो, जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो, देश के ऊपर खतरा हो और देश को बचाने के लिए आपके वीर, आपके जवान, आपके अफसर जो अपने परिवारों से दूर और परिवारों को बिना बताए सीमा पर डटे हुए हैं। वो लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिनों की, हम सब जानते हैं पूरा देश उस वक्त क्या महसूस कर रहा था। सबको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा लम्हा ये पूरे देश के लिए था। वो लड़ाई लड़ी कैसे गई? वो 4 दिन बल्कि 3 दिन और कुछ घंटे पाकिस्तान को घुटनों पर कैसे लाए हमारे वीर, यह कहानी जानना बहुत जरूरी है। वो कहानी आपने भी टीवी पर देखी और हम टीवी पर थे, हम बता रहे थे, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? वो ड्रोन के ड्रोन जब हवा में उड़कर आ रहे थे तो उनको कैसे नष्ट किया जा रहा था? वो आतंकी अड्डे तबाह कैसे किए गए, कैसे हथियार चलाए गए? जब वहां से हवाई जहाज मिसाइल फायर कर रहे थे तो उनका जवाब हमारी तरफ से कैसे दिया जा रहा था? कैसे आतंकी अड्डों को आइडेंटिफाई किया गया, कैसे हथियारों से उनको नष्ट किया गया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो उसको कैसे मुंह की खानी पड़ी, कैसे उसकी एक एक कोशिश को मिट्टी में मिलाया गया। ये सारी बातें शायद कहानियों में हमने सुनी होंगी, हो सकता है अखबारों में आपने कहीं इसके बारे में कोई लेख पढ़ लिया हो, लेकिन जो व्यक्ति उस वक्त देश की रक्षा जमीन पर खड़ा होकर कर रहा था, वो किन लम्हों से गुजरा, उसने कैसा खतरा देखा, उसने कैसे अपनी जान की परवाह तो छोड़िए, उसने किस तरीके से दुश्मन को बचकर जाने का मौका नहीं दिया, खुद को चोट लगी, घंटों घंटों बहते खून के साथ लड़ता रहा। ऐसी रियल लाइफ हीरोज की कहानियां आज हम आपको बताएंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज, वीर हमारे साथ हैं। मैं पहले केवल आपको नाम से मिलवा रहा हूं उनसे और उसके बाद फिर मैं आपको उनकी वीरता की कहानी बताऊंगा। पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा कर्नल कोशांक लांबा का, वीर चक्र विजेता। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, वीर चक्र विजेता। मेजर जेरी ब्लेज, मेंशन इन डिस्पैच। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। नायब सूबेदार सतीश कुमार जी, वीर चक्र विजेता। और नायब सूबेदार रत्नेश्वर घोष जी, युद्ध सेवा मेडल। सर, आपकी तालियां ठंडी पड़ रही हैं और मुझे लगता है बेहतर होगा कि हम खड़े होकर उनका सम्मान करें। जब मैं स्टूडियो में घुसा तो आप में से किसी ने जय हिंद का नारा लगाया था। ये सबसे अच्छा समय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बैठिए प्लीज, बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जरा आपको, क्योंकि सारे हीरोज हैं तो उनके इस कमाल की, उनके इस बहादुरी की कहानी को मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूंगा, बाकी फिर वो बताएंगे। मैं पहले कर्नल कोशांक लांबा जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वीर चक्र विजेता है कर्नल कोशांक लांबा। आर्टिलरी रेजिमेंट की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे। बेहद गोपनीयता के साथ ऑपरेशन सिंदूर में सीमा के करीब अज्ञात लोकेशन पर बिना किसी की नजर में आए आपने अपनी तोपों को लगाया। फिर पाकिस्तान को सरप्राइज करते हुए पाकिस्तान के आतंकी अड्डों के साथ उनको पनाह देने वाले आकाओं की तरफ अपनी तोपों का मुंह खोल दिया और 88 घंटे तक पाकिस्तान को उठने नहीं दिया। इस कुशल नेतृत्व और अदम्य साहस की वजह से उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, वीर चक्र विजेता। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट को पाकिस्तान की होने वाली गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई और उनको निर्देश दिया गया कि सैटेलाइट इमेजेस का अध्ययन करें और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करें। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जवाब के बाद भी लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए रात के अंधेरे में अदम्य साहस का परिचय दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने आतंकी और उनके सरपरस्तों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
मेजर जनरल मेजर जेरी ब्लेज, माफ कीजिएगा, मेजर जेरी ब्लेज मेंशन इन डिस्पैच। मेजर जेरी ब्लेज की लोकेशन से 250 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी लोकेशन से ऑपरेशन सिंदूर के समय लगातार गोले बरसाए जा रहे थे। यहां तक कि फौज के साथ ही भारतीय लोगों को भी पुंछ सेक्टर में टारगेट किया जा रहा था। मेजर जेरी ब्लेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए, उसी फायरिंग में निकलकर रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने वाली पोस्ट और भारतीय को निशाना बनाने वाली पोस्ट को पूरी तरीके से तबाह किया। इस बीच आप चोटिल भी हुए, लेकिन फिर भी डटे रहे, लड़ते रहे। इसी बहादुरी के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार सतीश कुमार जी वीर चक्र विजेता। नायब सूबेदार सतीश कुमार जी ने कुशल नेतृत्व और साहस का परिचय देते हुए मोर्टार प्लाटून कमांडर के तौर पर बेहद अहम भूमिका निभाते हुए बिल्कुल पिन पॉइंटेड फायरिंग की। पाकिस्तान से आने वाले एरियल थ्रेट और आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान के सर्विलांस कैमराज और उनके अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। न ही केवल अपनी जान की परवाह की, इन्होंने पाकिस्तान के दो तरफा हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। इसके लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और नायब सूबेदार आर घोष जी युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित। नायब सूबेदार आर घोष ने बहुत ही वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा करते हुए पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स और खतरों को पूरी तरीके से नाकामयाब बनाया। भारत की धरती पर घुसते ही उनको तबाह कर दिया और एयर डिफेंस की एक ऐसी दीवार बना दी जिसे भेदना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन बन गया। अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान से आने वाले हर खतरे को खत्म किया। इसी बहादुरी के लिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, मेरे मन में बहुत सवाल हैं और यहां जितने लोग हैं उनके मन में भी। तो कर्नल नामा से शुरुआत करते हैं। सर, हमने वो रात देखी है जब पाकिस्तान पर रात को 1:05 पर जो है हमला शुरू हुआ, बल्कि हमला हो गया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर, और आपकी जिम्मेदारी उन टारगेट्स में से कुछ को तबाह करने की थी। तो जितना आप हमें बता पाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्लासिफाइड होंगी, गोपनीय होंगी, आप लोग नहीं बता हो सकता है ना शेयर कर पा रहे हो, लेकिन वो रात याद करते हैं सर, तो अभी क्या याद आता है? वो रात बहुत महत्वपूर्ण रात थी मेरे लिए। मैं अपनी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर हूं और अपनी जो टुकड़ी जिसे ये मिशन मिला था उसको लीड कर रहा था, और मिशन था कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना है। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे यह पीछे की तरफ गांव में, घरों के आसपास ऐसे छुपाए गए थे कि सिविलियंस को भी हानि हो सकती थी। तो हमारे दिमाग में ये भी एक ख्याल था कि चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, एक इनोसेंट सिविलियन को हानि नहीं होनी चाहिए। यह सब दिमाग में रखते हुए हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। और अगर मैं वापस जाता हूं उस रात पे, तो 6-7 मई की रात, मतलब 6-7 मई की रात पे अगर मैं वापस जाता हूं तो एक अजीब सा माहौल था हमारे गन एरिया के अंदर, जहां पे एक बहुत काम था, एक बहुत शांति थी। सभी जवानों के अंदर मुझे एक अजीब सी शांति दिख रही थी। मुझे लगा शायद कहीं ये शांति का मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा एप्रीहेंसिव हैं या थोड़ा सोच रहे हैं, बट ये शांति एक जोश से पहले की शांति थी। मेरे सभी जवान उस समय अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली याद कर रहे थे। अपनी ट्रेनिंग में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था, हम पूरी तरह तैयार थे। और जिस समय हमें आदेश फाइनली मिले, हमने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक शुरू किया हमारी तोपों से, वो अटैक बहुत प्रबल था और जो ठिकाने हमने ध्वस्त करने थे 100% तरीके से उन्हें पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ ध्वस्त कर पाए। क्या बात है सर। थोड़ा सा आइडिया सर लगे, क्योंकि हम आज एक्चुअली समझना चाह रहे हैं लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। तो आप आर्टिलरी कमांड कर रहे थे, तोपें, आपके पास तोपें थी? जी, मेरे पास मैं आर्टिलरी रेजिमेंट कमांड कर रहा हूँ जी। और आर्टिलरी रेजिमेंट में तोपें होती हैं जो दिखाई देने से भी परे की दूरी पे जाकर के दुश्मन को ध्वस्त कर सकती हैं। आपने जहां टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया, वो मतलब सीमा के कितना पीछे थे? तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर। अच्छा। और
ऐसे इलाकों में जहाँ पे अगर हम ध्यान नहीं देते या हमारा प्लानिंग में कुछ गड़बड़ रह जाती तो सिविलियंस को भी हानि हो सकती थी, बट हमारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बड़ी परफेक्ट थी, और जिस प्रकार से हमने उस मिशन को अंजाम दिया, मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि कोई भी सिविलियन हानि नहीं हुई। जिन टेररिस्ट कैंप्स को हम टारगेट कर रहे थे 100% तरीके से उन्हीं को टारगेट किया, जो जस्टिस सर्व करना था वो जस्टिस सर्व कर पाए। दुश्मन देश का भी इनोसेंट नागरिक, उसको कोई क्षति ना पहुंचे, ये भी सोचती है भारतीय सेना। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब आपके पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन थी उस वक्त की इसी जगह पर मेरा गोला गिरेगा, और आप मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये जरा भी दाएं बाएं नहीं जाएगा। हमारी ट्रेनिंग इसी को शामिल करती है। हमारा आर्टिलरी का जो तोप का गोला होता है, उसकी जो मारक क्षमता है, उसकी जो विध्वंस शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब वो जा करके दुश्मन पे प्रहार करता है तो बहुत बड़े इलाके को ध्वस्त कर देता है। अब ऐसे के अंदर हमारी प्लानिंग का बहुत सटीक होना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि थोड़ा भी अगर वो अपने टारगेट से दाहिने या बाएं जाएगा तो हो सकता है कि जो टारगेट पर इफेक्ट अचीव करना है वो ना कर पाए और कुछ और गलत जगह पे गिर जाए। तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक तरीके से गैदर करें, जहाँ पे फायर करना है बिल्कुल वहीं फायर करें, और टारगेटेड तरीके से जिसे हमने टारगेट करना है उसी तो को। आपके निशाने पे कितने टारगेट्स थे? नंबर ऑफ टारगेट्स कहना ठीक नहीं रहेगा, बट जो टारगेट थे वो मिलिट्री टारगेट नहीं थे, सिविलियन टारगेट नहीं थे, वो दुश्मन के टेरर के ठिकाने थे, जहाँ पे अपने अंडर ट्रेनी टेररिस्ट या जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की फिराक में रहते हैं उनको दुश्मन वहाँ पे रखता है, हाउस करता है, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंडोक्ट्रिनेशन दी जाती है। तो ऐसे जगहों की इन्फॉर्मेशन थी जहाँ पे ये टेररिस्ट बड़े संख्या में एकत्रित हैं, शायद आने वाले समय में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें, तो उनको उनके घर में घुस के ही ध्वस्त किया। सर ये कैसे पता चलता है कि आपने तो फायर कर दिया, कि मतलब मैं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मेरा जो इंटेंशन था जिस जगह हिट करने का वहां हिट हुआ कि नहीं हुआ, इसको कैसे पता लगाते हैं? अभी आप देखें तो भारतीय सेना में या भारत की एयरफोर्स और नेवी सब में ऐसे बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं और आ गए हैं, जिससे हमारी जो कैपेबिलिटी है वो ना कि सिर्फ कि हम दुश्मन के इलाके में एक डीप सर्वेलेंस रख सकते हैं, देख सकते हैं, टो रख सकते हैं कि वहाँ दुश्मन क्या कर रहा है, उस पर नज़र रख सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बल्कि दूर से दूर उनको एंगेज भी कर सकते हैं। तो क्या पता लगा आपके फायर का अंजाम? फायर का अंजाम जो हमें पता लगा कि फायर बिल्कुल एक्यूरेट था, जहाँ पे हमें मिशन दिया गया था, जो हमारा मिशन डायरेक्टिव था, एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी से फायर वहीं गिरा, और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही थी उस हिसाब से बहुत भारी संख्या के अंदर दुश्मन के जो टेररिस्ट उन कैंप्स के अंदर रह रहे थे, वो रात को उसी घरों के अंदर उनको ध्वस्त किया गया। क्या बात है सर। लेकिन सर सुनील बिष्ट सर, आपका टारगेट भी टेररिस्ट कैंप्स थे उस रात, या आपका कोई और असाइनमेंट था? जी, मेरा टारगेट भी टेररिस्ट कैंप्स ही थे। 6 और 7 की रात जो था तो उसमें हमें भी कुछ जो क्रिटिकल टेररिस्ट कैंप्स थे जो उस रात इंगेज हुए थे ऑल अक्रॉस दी वेस्टर्न बॉर्डर्स, उसमें से मेरे भी कुछ टारगेट्स थे। क्या अगर आपको लगे, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि लोकेशंस मुझे मालूम है बहुत सेंसिटिव होती हैं, जी। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आप बता पाएं किस एरिया का ये हम बात कर रहे हैं, इट इज अप टू यू। वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात है। अच्छा। पूरा वेस्टर्न बॉर्डर्स में अक्रॉस दी फ्रंट, पूरे आप नॉर्थ से लेके साउथ तक सब जगह इंगेज हुआ है। हमारा भी कुछ उसी जो 9 क्रिटिकल टारगेट्स इंगेज हुए थे उसमें से कुछ क्रिटिकल टारगेट्स हमारे भी थे, सर और मेरे कुछ थे, तो उसमें से कुछ टारगेट्स हमारे थे जो हमने इंगेज किए हैं। आप भी आर्टिलरी से ही? जी, मैं भी बिल्कुल आर्टिलरी से हूँ, और जैसे सर ने अभी बताया तो आर्टिलरी और इंडियन आर्मी एज सच एक मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, तो उसमें लेटेस्ट टेक्निक्स और इक्विपमेंट हैं जो अभी आर्टिलरी में आ रहा है। तो पहले क्या होता था कि आर्टिलरी में आपको एक गन को रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता था, 20 से 30 मिनट लग जाते थे। अभी क्या है कि लेटेस्ट गन्स ऐसी आ गई हैं कि आप 2 या 3 मिनट के अंदर आप रेडी हो जाते हैं बिल्कुल फायर करने के लिए। आप गए एक जगह पर आए, अपने जिस लोकेशन में जहाँ पर आपने इयरमार्क कर रखा है आपको उस जगह पे आके फायर करना है, तो वहाँ पर आए और विदिन आप 2-3 मिनट रेडी हैं और आप सीधे राउंड लॉन्च कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे ऐसे मॉडर्नाइजेशंस हैं जो इंडियन आर्टिलरी और इंडियन आर्मी में आ रहे हैं। और एक सवाल आपने जैसे पूछा था कि आपको आपके टारगेट्स का अंदाज़ा कैसे हुआ, कि उस पर इफेक्ट कैसे पता चला, वो तो आप लोगों ने दिखाया हमें। अगले दिन जब आपने रील्स करी और आपने जो सारे वीडियोस दिखाए उससे, तो उसमें हमें अपने टारगेट्स का ऐसा
हमने अपने टारगेट्स का इतना डिटेल स्टडी किया था, सैटेलाइट इमेजरी चाहे जितनी भी इमेजरी से उसे इतना डिटेल तरीके से एनालिसिस कर रखा था कि जब आपने वो अगले दिन रील्स चलाई और सारे वीडियो दिखाए, हम पिन पॉइंट करके बता सकते हैं देखिए हमारा टारगेट का इफेक्ट ये रहा। तो मैं बच्चा जैसे आर्टिलरी गन्स तो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हैवी होती हैं, तो ये आपको मूव करनी पड़ी होंगी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, या मतलब आप वहीं आप काफी पहले से वहां पर थे? जी, हम उस जनरल इलाके में आ गए थे। अच्छा। क्योंकि हम उसी इलाके में जाके डिप्लॉय नहीं हो सकते, क्योंकि सरप्राइज मेंटेन करना भी एक बहुत अहम बात थी। जो वो भी वॉच कर रहा है। जी बिल्कुल, कि उनके भी हो सकते थे कि सैटेलाइट इमेजेस से वो वॉच करें, या फिर उनके यूएवी हो सकते हैं कि उड़ रहे हो हमारे जनरल एरिया के में, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास थे। तो हो सकता था कि वो लोग भी हमें ऑब्जर्व कर गए। तो हमारा जो भी मूवमेंट होता था वो हम रात के समय करते थे। तो रात के समय ही हमारी ट्रेनिंग, हमारी प्लानिंग, हमारी प्रिपरेशन, हमारी रिहर्सल पूरा सब रात के समय रहती थी। हमने उस एरिया को जहाँ भी हमें जाके फायर करना था उसे इतना डिटेल स्टडी कर लिया था कि हमें उसे पूरे रास्ते पता थे कि किस रास्ते से हमें जाना है। इस रास्ते में 4 टर्न आएंगे मान लीजिए, तो उस 4 टर्न में आपको कैसे नेविगेट करना है। आपने जैसे आर्टिलरी गन की बात करी, तो आर्टिलरी गन को टो करने के लिए एक अलग से गाड़ी लगती है, तो गाड़ी आगे चलती है, उसके पीछे आर्टिलरी गन चलती है। तो उसके साथ साथ उसका टर्निंग रेडियस, मतलब जब घुमाव करती है तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा एरिया लेना पड़ता है उसे। लेकिन उस इलाके में रास्ते ऐसे थे कि आपको पूरा ठीक तरह से एनालाइज करके जाना पड़े। तो कुछ रास्ते तक तो सारे बंदे गाड़ी में बैठ के चले, कुछ रास्ते में ऐसा हुआ कि सबको डिस्माउंट होकर चलना पड़ा, और साथ में जो उसके जो गन के नंबर्स 1 थे, जो उसके गन के सीनियर्स थे, वो लोग बिल्कुल गाइड करके जा रहे थे कि इस रास्ते में आपको ये टर्न देना है, यहाँ पर पत्थर ज़्यादा बड़ा है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा घुमाव करके जाना पड़ेगा ताकि हम अपने गन एरिया में बिल्कुल ठीक तरह से पहुँच सकें। तो बिल्कुल हमने एनालाइज ठीक तरह से किया था, रखी ठीक तरह से की थी, और इसका अंजाम आपने देखा भी कि हमारा। आपने जब फायर किया तो पलट के भी तो आया होगा ना उसी वक्त? जी, फायर पलट के तो आए, हमें पूरा अंदेशा था कि फायर पलट के ज़रूर आएगा। तो ये भी जब हम अपने प्लानिंग और प्रिपरेशन और रिहर्सल कर रहे थे तो इसमें हमने शामिल किया था। कुछ आर्मी में बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग, कि आपको पता होता है कि आपके दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मेरा ये चीज़ ठीक नहीं हुआ तो ये चीज़ काम करना पड़ेगा, और अगर दुश्मन का जवाबी हमला पर आएगा तो आप क्या करेंगे। तो हमारा प्लान ये था कि जब हम एक जगह जाके फायर करेंगे तो उसके जैसे ही फायर ख़त्म होगा वैसे ही हम अपना वहाँ उस एरिया से क्लोज करेंगे और एक सेफ लोकेशन में ले जाएंगे अपने सारे गन्स को। तो हमारा प्लान बिल्कुल ठीक तरह से हुआ। हम गए थे उस एरिया में, जाके ठीक तरह से फायर करके आए। जैसे ही हमारा फायर ख़त्म हुआ, जैसे आपने बताया 0105 आवर्स से 0130 आवर्स तक हमारा फायर एक्यूरेटली ख़त्म हो चुका था। तो उस समय हमने अपने सारे गन्स को स्टैंड डाउन किया, वहाँ से एक्सट्रिकेट हुए, और उसके बाद जाके सेफ लोकेशंस हमने ईयरमार्क करके रखे हुए थे अपने गन्स के, पहले से हमने रखी करके रखा हुआ था, प्रिपेयर करके रखा हुआ था। वहाँ जाके अपनी गन्स को हमने रेडी किया, और उसके बाद जाकर हम लोग फिर सारे बंदे और सारे जो बंदे थे वो अपने अपने ओवरहेड प्रोटेक्शन या जहाँ पर जाके सिक्योर हो सकते थे वहाँ जाके स्टेशन हो गए। मैं क्योंकि पहले बात कर रहा था सारे मेहमानों से, तो मुझे ये तो पता था कि रात को हुआ, 1 बजे के बाद हुआ, 22 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताइए, करण साहब, आपको बताएं तो अच्छा लगेगा कि ये रात के इतने बज के इतने मिनट पे होगा। आर्मी तो मिनटों और सेकंडों में कैलकुलेट करती है, वो तो हम समझ सकते हैं। निर्देश ये था कि एग्जैक्ट इतने बजे गोला गिर जाना चाहिए, गोला या बम जो भी। सर, जो ये ऑपरेशन था ये खाली आर्मी का ही नहीं, बट आर्मी और एयरफोर्स का जो ये जॉइंट तरीके से प्लान किया गया था, और डायरेक्शन ये थी कि रात 1:05 पर सभी टारगेट एंगेज होने चाहिए। अब आप टारगेट जब कहीं से भी एंगेज करते हैं तो उस टारगेट में आपके गोले को पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो हमारी प्लानिंग कुछ उस तरह से थी कि जितने भी टारगेट दुश्मन के उस रात को एंगेज हो रहे हैं उन सब के ऊपर प्रहार एक साथ 1:05 पर गिरे। तो चाहे वो कहीं से भी फायर कर रहा हो, तो हमने उसकी पूरी बैकवर्ड कैलकुलेशन की, तो उतने मिनट से फायर किया, और वहाँ पर फायर सभी टारगेट पर, चाहे वो एयरफोर्स ने फायर किया, चाहे वो किसी आर्टिलरी ने किसी और लोकेशन से फायर किया, चाहे मेरी आर्टिलरी ने फायर किया, तो उन सभी टारगेट्स के ऊपर जो फायर गिरा वो एक साथ पहुंचा ताकि एनिमी के, दुश्मन के खेमे के अंदर एक कन्फ्यूजन हो, उन्हें समझ ना आए कि ये कहाँ से एक साथ इतने सारे टारगेट पर भारी मात्रा में फायर आ रहा है। क्या बात, कितना कोऑर्डिनेशन लगता है इसमें। जैसा आपने बताया कि भाई मैं फायर कर रहा हूँ,
तो ये गोला पहुंचने में इतने मिनट या इतने सेकंड लगेंगे, तो मुझे उतना पहले फायर करना है, 1:05 से उतना पहले मेरी तोप चल जानी चाहिए ताकि वो वहां पर गिरे। कमाल की ट्रेनिंग और कमाल का जो है ये कोऑर्डिनेशन है। मेजर जेरी ब्लेज, आपको मैंने बताया था ना अभी, आप चलिए, हाँ मैं प्रोग्राम से पहले इंट्रोड्यूस जब कर रहा था तब बताया था, सर के हाथ वो हिट हुए और हाथ में उनके एक टाइटेनियम प्लेट जो है वो लगी हुई। तो मैंने पूछा कि ये जब हुआ तो आपके तो तुरंत, हमें तो लगता है भाई हमें तो जरा जी चोट लगती है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास, अब वहां तो डॉक्टर था नहीं उनके पास, तो कितने घंटे सर आप पहले वो पूरा वाक्य बताने से पहले इतना बताइए, कितने घंटे उसी हालत में आप रहे? जैसा कोई भी ऑपरेशन में हम बड़ी पैर में ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान जब मुझे लगा था रिटेलिएटरी फायर करते हुए, तब हमारे में एक बड़ी सिस्टम में जो होता है बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट जो बोलते हैं, जो मतलब फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं, तो उनका काम था, जैसा बड़ी पैर में जब हम ऑपरेट करते हैं उन्होंने हमें मुझे फर्स्ट एड दिया है उन्होंने। तो फौज में एक चीज़ हम फॉलो करते हैं जो ऑपरेशन के दौरान जो बोलते हैं SPA, जो राष्ट्रीय राइफल में हम हमारे बटालियन में फॉलो करते हैं, तो स्टिचअप, पैचअप और बैक टू एक्शन, तो यही चला उसी दिन। तो फर्स्ट एड लिया है और जब तक जो हमारा जो टास्क था, प्राइमरी टास्क, जो जब तक हमने ख़त्म नहीं किया तब तक हमने रुका नहीं। एंड इंजर होने के बाद 12-13 आज तक मैं उधर ही था, कोऑर्डिनेटेड फायर करवा रहा था और एडिशनल ड्यूटी मैं निभा रहा था मोटर फायर कंट्रोलर का। तो एक्यूरेट पिन टारगेट्स को मैं मोटर फायर भी एनिमी के ऊपर बम्बार्डमेंट हिट होने के बाद और ऐसी इंजरी की प्लेट डालनी पड़ी, आप 12-13 घंटे वहीं पर थे? यस। कैसे आप सर थोड़ा डिटेल में बताइए, आप बता सकें अगर आप कहाँ थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आप इंजर कैसे हुए, उसके बाद कैसे आपने सब मैनेज किया? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय राइफल जो है वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। राइट फ्रॉम ऑफिसर्स, JCO साहिबान और अन्य पद सारे इधर राष्ट्रीय राइफल वॉलंटियर करके आते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के लिए डिप्लॉयड हैं। जैसा आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो हिट जगह था वो है पुंछ ज़िला, जो मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुए थे और 50+ इंजर्ड भी हुए थे। तो बेसिकली मैं पुंछ को बोलना चाहूँगा हार्ट ऑफ सिंदूर बोल सकते हैं आप, जो मेन सिविलियंस को टारगेट किया था, क्योंकि जो हमारे एडवर्सरी है हमारे पे टारगेट करने में तो डरते ही हैं, तो इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। तो ये हमारा मेन जो एक जवान जो राष्ट्रीय राइफल में था, जो मेरे साथ जो मैं कंपनी को जो लीड कर रहा था, उनका मेन मुद्दा ये था कि बदला लें, जो पर्टिकुलरली पहलगाम अटैक का जो था, एंड सेकंड जो पुंछ ज़िले में जो सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। एंड जो आप सभी जानते हो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ से मैं हूँ वो अप्रॉक्स 200 मीटर्स हैं, एंड जो मेरे नियरेस्ट पोस्ट था वो है 500 मीटर्स। तो इसको बोलते हैं हम आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट। मैं आमने सामने आपको देख सकता हूँ। आप एनिमी को देख सकते हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा, तो हम एनिमी को देख सकते हैं। तो जब नाइट के दौरान जब हमारे ऊपर जो फर्स्ट शेलिंग हुआ था, ये आपकी किस रात की बात है सर? ये 7 और 8 की रात, मतलब जब फर्स्ट नाइट ऑपरेशन हो गया उसकी अगली रात? करेक्ट। ओके। तो जब पहला जो गोला गिरता है तो लिटरली अर्थक्वेक जैसा जमीन हिल जाती है उधर। तो उसके बाद जब हमने काउंटर रिटेलिएशन किया था, हमने जब अपने वेपन्स को एंगेज किया था उनके पिन पॉइंट पोस्टों पे, तब जाके हमने इफेक्टिव फायर डाला। एंड जब एक बंकर टू एक बंकर जो बोलते हैं हम ओवरहेड प्रोटेक्शन, जाते हुए जब हम रॉकेट लॉन्चर फायर करने के लिए गए थे, जब एनिमी मूवमेंट हमें दिखा, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा, तो तब हमने जब लॉन्च किया था अपना रॉकेट लॉन्चर, तब इन रिटेलिएशन में जब एनिमी ने फायर किया हमारे ऊपर, तो तब जाके मुझे एक RPG का स्प्लिंटर लगा, जिसमें लेफ्ट फोरआर्म एंड राइट थाई इंजर हुआ था मैं। इंजरी के बावजूद तो जो कॉमरेडरी जो होते हैं, मेरे कंपनी के बंदे आ गए थे, साहब अभी हमें इनको एंगेज करना है। तो एज ए टीम एफर्ट हमने फिर वापस अपना एंगेज किया वेपन्स को। एंड जब ओपन सोर्स से हमें पता चला कि कुछ कैजुअलिटीज़ हुए थे उनके ऑन टू एनिमी साइड। सौरभ, आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहते हैं और ये गेम चेंजर के तौर पे थी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन सर, अगर आप शेयर कर सकें, बता सकें, क्योंकि पाकिस्तान तो पहलगांव के बाद से ही डरा हुआ था,
कायराना हरकत कर रहा था और ह्यूमन शील्ड के तौर पे उसने अपनी पोजीशंस चेंज की, ताकि हम उसे पता है कि भारतीय सेना वहाँ पे नुकसान तो नहीं पहुँचाती सिविलियंस को, तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और जब खतरा इस बात का भी था कि जो उनके स्पाइस थे या फिर जो उनकी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। तो कैसे आपने ये पूरा जो अपनी तोपें हैं अब जो लेके गए आप, उसको छुपाया, उसके बाद टारगेट को एंगेज किया, क्योंकि पाकिस्तान तो ह्यूमन शील्ड तैयार कर चुका था। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, सीक्रेसी मेंटेन करना। ये दो पहलू के सवाल किए इन्होंने, एक सीक्रेसी और दूसरा ह्यूमन शील्ड जो पाकिस्तान यूज़ करता है, पहले भी करता आया और अभी भी कर रहा था। तो पहले मैं सीक्रेसी का जवाब देना चाहूँगा। आर्टिलरी की जो मूवमेंट होती है, बाकी के अलावा बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, ट्रक्स उन्हें खींच रहे होते हैं, ट्रक्स के अंदर बहुत सारा एमिनिशन होता है, तो जो टुकड़ी का साइज़ होता है आरटी का, जिसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। और दुश्मन के ड्रोन या सैटेलाइट या फिर किसी प्रकार के यूएवी इसे पकड़ सकते हैं और उससे अंदेशा लगा सकते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं और क्या ऑपरेशन करेंगे। तो यह सीक्रेट रखना कि हम, या सरप्राइज मेंटेन करना कि हम कब निकले, कहाँ पहुँचे, कहाँ से फायर किया, यह अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वो फैक्टर है। अब इसको अमल में लाने के लिए हमने एक तो नाइट का मूव, जैसे कर्नल बिष्ट ने बताया, हमने उसको किया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेथड और प्रोसीजर होते हैं जिन्हें हम लगातार निरंतर अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हैं कि जो हमारी मूवमेंट हो या हमारी डिप्लॉयमेंट हो या हम जो छोटी मोटी रेकी भी कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे, वो पता ना लगे। और निरंतर इस चीज़ को दिमाग में ला के रखते हैं कि किसी भी तरह से जो भी दुश्मन के ड्रोन हो सकते हैं या दुश्मन के यूएवी हो सकते हैं या सैटेलाइट इमेजरी हो सकती है, उससे हम बच जाएं, उसमें हम दिखाई नहीं दें। तो जितना छुप के हम पहुंच जाते हैं उतना सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पहलू जो आपने कहा ह्यूमन शील्ड वाला, तो आतंकी हमले के बाद हमारे पास निरंतर ये खबर ज़रूर आ रही थी कि जो एलओसी के बगल में दुश्मन के लॉन्च पैड होते हैं जिन्हें टेररिस्ट इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे देश में, वहाँ से भारी मात्रा में टेररिस्ट पीछे की तरफ जाने लग गए थे। यानी कि उनको अंदेशा था या वो डर रहे थे कि ये लॉन्च पैड अटैक किए जाएंगे, इन लॉन्च पैड के ऊपर हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे, तो वो काफ़ी पीछे के जो उनके कैंप्स होते हैं उनमें चले गए। यूजुअली लॉन्च पैड कितना दूर होता है सर बॉर्डर के? 5 से 7 किलोमीटर तक भी हो सकता है और उससे पास भी हो सकता है किसी किसी एरिया में। तो जनरली वहाँ से टेररिस्ट पीछे की तरफ खाली करने लग गए थे। तो पाकिस्तान को ये अंदेशा था कि जितना हम पीछे जाएंगे तो ना तो भारतीय सेना उन्हें देख पाएगी और ना ही उन्हें कुछ कर पाएगी। बट यहीं पे वो चूक कर गए, क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज़ को एंटिसिपेट करके इसकी करंट जानकारी हमें मिलती रही लगातार, और हमने उन्हें वहाँ टारगेट किया जहाँ वो सोच नहीं सकते थे। यानी कि जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहे थे, अब भारी तादाद में इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ पे अटैक किया जो उनकी सोच से परे था। हमारे बाकी जो दो वीर हैं, आपकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे सबके अपने अपने, मैं तो कारनामा शब्द कहना चाहता हूँ, एक मतलब जो आप लोगों ने किया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और हमें सौभाग्य मिला कि हम ऐसे 5 वीर आपके सामने पेश कर पाए। ऐसे लाखों वीर हैं, राइट सर? मैं ये 100% श्योरिटी से कहना चाहता हूँ कि हमारी जगह कोई और भी उस ऑपरेशन में उस मौके पे होता तो वो भी वैसे ही परफॉर्म करता जैसा हमने परफॉर्म किया है। नायब सूबेदार सतीश कुमार जी वीर चक्र विजेता हैं। सर, आप कहाँ पर थे और आपके पास मोटार था? जी सर। जी, तो ज़रा बताएं सर क्या हुआ और किस रात की बात है ये? ठीक है, हमारी बटालियन एलसी पर डिप्लॉय थी। अच्छा। और मैं उस दौरान मोटर पोजीशन कंट्रोलर की ड्यूटी कर रहा था। मेरा टास्क था पूरी फायर यूनिट के फायर को कंट्रोल करना, और मुझे जो भी टारगेट दिए गए उसे मेरी टीम द्वारा एंगेज किया गया। नहीं, आपको मतलब आपको भी टारगेट, आपको पहले टारगेट हिट करना था या पहले वहां से आया थे था? हमारे पहले आपने खोला फायर? अच्छा, टारगेट नॉमिनेट थे। अच्छा जी। टारगेट्स मतलब नॉर्मली जनरल इलाके में ये लोग टारगेट्स नॉमिनेट करके रख लेते हैं कि अगर ये हुआ कि तो पहले अगर हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हमारे सामने अगर मैं एलसी में बैठा हुआ हूं तो मेरे सामने इतने इतने जगह पर हैं जहां पर दुश्मन है और उसको हम एंगेज कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आप लोगों को तो वो टेररिस्ट कैंप्स जो ओरिजिनल 9 टारगेट्स थे उनमें से मिले थे जी। तो क्या आपके पास वही टारगेट था, उनमें से कोई था या नहीं, हमारे सामने पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तानी पक्की पोस्टें होती है।
अच्छा, तो आप आपके military पाकिस्तान targets आर्मी को एंगेज कर रहे थे? Military targets। मिलिट्री टारगेट था आपका, जी। यही पूछना चाह रहा था। जी। तो 10 मई तकरीबन 6 बजे दुश्मन की मोटर पोजीशन से हमारे ऊपर, हमारी मोटर पोजीशन के ऊपर फायर आ गया। तो हमने काउंटर कार्रवाई शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई की और फायर चलता रहा कुछ देर तक। कुछ देर के बाद हमारी पोस्ट के ऊपर जो संतरी खड़े थे उन्होंने देखा कि हमारी पोस्ट के ऊपर ड्रोन है। तो हमने ड्रोन के ऊपर फायर किया, ड्रोन वापस दुश्मन की तरफ चला गया। कुछ देर के लिए फायर रुक गया। तो हमने क्या किया, मेन पोजीशन से उठकर अल्टरनेटिव पोजीशन मतलब दूसरी पोजीशन पर गए और उधर से हमने फायर शुरू किया। कितनी दूरी पर गए आप उसके बाद? 800 मीटर। 800 मीटर दूर शिफ्ट किया आपने अपने आप जी। को? अच्छा, सब सामान के साथ? जी। तो उधर से हमने फायर शुरू किया। तो कुछ देर फायर चला तो उतने में उनकी 2 पोजीशन से हमारे ऊपर फायर आना शुरू हो गया, 2 मोटर पोजीशन से। तो उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई 2 पोजीशन से एक टाइम पर एक पोजीशन से एंगेज करना। तो मेरे पास 4 मोटर थी। तो मैंने बाएं की 2 मोटर को बाएं वाले टारगेट के ऊपर और दाहिने वाली 2 मोटर को दाहिने वाले टारगेट पर, दोनों को अलग अलग डाटा निकालकर अलग अलग डाटा प्लॉट करके अलग डाटा पास करके दोनों को एक समय में दोनों के टारगेट के ऊपर कारगर फायर डालकर दोनों को बुरी तरह से बर्बाद किया। क्या आपने भी जो कहा डेटा हमने निकाला, डेटा मतलब कितनी दूरी पर मुझे कैसे फायर जी, करना है? जी, जी। अच्छा जी, टारगेट सर का- एक बार, हाँ टारगेट का डाटा अगर बोलते हैं तो टारगेट की लोकेशन कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि गन समझती नहीं है और उसको और कुछ समझ में नहीं आता, उसको चाहिए बेरिंग और एलिवेशन कितना है। अच्छा। तो उसमें आपको टारगेट के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके आपको बेरिंग और एलिवेशन में कन्वर्ट करके वो साहब ने बताया। सेम आरटी की तरह है लेकिन ये छोटा वेपन है और आरटी का कितना थोड़ा बड़ा वेपन होता है सर? मोटार लोग नहीं जानते होंगे, जरा ऐसे ही बता दें, अंदाजा दे दें कैसा हथियार होता है ये? तकरीबन इतना होता जमीन है से इतना ऊंचा होता है, और इतनी मोटाई होती है। बैरल होती है उसमें? जी। अच्छा, तो इसमें से क्या निकलता है? गोला ही निकलता है? बम निकलते हैं बम इसके। लेकिन सौरभ, इनके ऊपर भी उस समय गोले गिर रहे थे और ये लगातार फायर कर रहे थे, दोनों तरफ से फायर कर रहे थे, क्यों साहब? जी। तो हमने आप एक पोजीशन पे और पाकिस्तान की 2 जगह से फायर? 2 जगह से फायर है। तो हमने एक समय में मतलब दोनों टारगेट को उधर से एंगेज किया। इस तरह से हमने मतलब दुश्मन की 5 पोस्टों को बर्बाद किया है। क्या बात। और ये फायर तकरीबन सुबह 10 बजे तक चला था। उसके बाद शाम को 1830 आवर के आसपास फायरिंग चली थी। तो जैसे ही शाम को फायरिंग चली थी तो कुछ देर बाद हमारा जैसे फायर चला तो बम टारगेट के ऊपर आ गया। तो हमने प्लान किया था पहले से कि हमने आग लगानी है। मई महीना चला था क्योंकि गर्मी थी और घास सूखी थी। तो हमने क्या किया, स्मोक और इल्यूमिनेशन बम का मिश्रण करके उनके ऊपर फायर किया। उनकी एक लाइन में 3 पोस्ट थी और उधर क्या आग लगी, जिसे 300 से 400 मीटर के इलाके में आग लगी। उनकी तरफ आपने आग लगा दी? जी। अच्छा। 300 से 400 मीटर के इलाके में आग लगी। इससे क्या फायदा हुआ? जो उन्होंने अपने आगे जो डिफेंस में माइन वगैरह लगाए थे तो 30 से 35 माइन ब्लास्ट हुए उनके उधर। अच्छा, जी। उनके माइन उन्हीं के ऊपर ब्लास्ट हो गए? जी। क्या बात। जो अपने अगर उन्होंने सोचा कि हाँ हम आगे आएंगे या हम कुछ हरकत करते हैं। तो ये तो उस वक्त ऑन द स्पॉट आपको मतलब डिसीजन लेना है ना, ये मतलब कि आप भाई ये भी मैं कर सकता हूँ। जी। अच्छा, तो हमने इस तरह से तो आपके साथ कितने लोग थे सर आपकी टीम में? मेरे साथ 15 लोग थे साहब। 15 लोग थे और 4 मोटार थी आपके पास? 4 थे उधर। तो ये आपने बताया कि सुबह के 6 बजे से आपने बताया ना? सुबह और ये शाम तक चलता रहा? दिन को 10 बजे तक और शाम को 6:30 के आसपास शुरू हो गया था और रात को 22:30 के बीच में ही ख़त्म हो गया था। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपको लगेगा कि ये कैसे बच्चों वाले सवाल है, लेकिन सच में ऐसे ही सवाल आते हैं मन में। तो हमने बॉर्डर पिक्चर सबने देखी है ना, ये तो LOC कारगिल वाली पिक्चर देखी होगी, तो उसमें तो ऐसा दिखाते हैं कि बस चलता ही जा रहा है, मतलब आप यहाँ से भी गोलियाँ चले ही जा रही हैं, तोपें चले ही जा रही हैं और वहाँ से भी चले ही जा रहा है। तो ये बर्स्ट में होता है, रुक रुक के होता है या लगातार होता है? ये जनरली दोनों तरीके से हो सकता है। अच्छा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हमने 7 मई को सुबह फायर खोला तो इससे पहले कि हमारा जो फायर का एक मिशन था वो ख़त्म होता तो पाकिस्तान ने जवाबी फायर हमारे ऊपर शुरू कर दिया। अब हम वहीं डटे रहे तो हमारी तरफ से भी बराबर फायर जा रहा है और उनकी तरफ से भी फायर आ रहा है। हमने अपने आप को बचाना भी है, यह भी देखना है कि
हमारे ऊपर कोई कारगर फायर नहीं आ जाए। उस फायर आ जाएगा तो बचना भी है, मिशन को भी कंटिन्यू रखना है, और ये भी दिमाग में रखना है कि कोई फिदायन अटैक या ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक ना आ जाए। तो लगातार सिचुएशन इंटेंस ही रहती ये है। भी खतरा रहता है, बिल्कुल रहता मतलब है, कि दो आर्मीज की एंगेजमेंट के बीच में आतंकवादी भी घुस जाए। बिल्कुल घुस सकता है। इसको हमें कंटिजेंसी में, जैसे कि कर्नल बिष्ट बता रहे थे, हमारी कंटिजेंसी प्लानिंग में हमेशा रहता है कि अगर मैं सिर्फ सामने दुश्मन के इलाकों को ही देखता रहूँगा और कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके मेरे को पीछे से अटैक कर देगा, तो ये भी हमारी प्लानिंग में हमेशा रहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि हम एक ही तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ से अटैक आ जाए। तो ये इंटेंस जो है, फायर लगातार नहीं होता है, फायर बीच बीच में होता है, हम अपने मिशन करते हैं, वो अपने मिशन करते हैं, बट जो इंटेंसिटी ऑपरेशंस की है वो लगातार बरकरार रहती है। आप अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते, आपको लगातार एक बहुत ही सक्रिय स्टेट में रहना पड़ता है काफी लंबे समय तक, घंटों 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 घंटों। नायब सूबेदार रत्नेश्वर घोष जी युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किए गए। ये तो आपने सबने टीवी पे देखा होगा, वो कोई वीडियो गेम जैसा लगता है टीवी पे, है ना, या कोई एआई वीडियो जैसा, लाइटें चमक रही हैं आसमान में और एक साथ दर्जनों ड्रोन आ रहे हैं, दर्जनों लाइटें आ रही हैं। तो आपने देखा ना टीवी पे वो। अब उस वक्त हम भी हैरान, क्योंकि खबर ही आती थी कोई नुकसान नहीं हुआ, इतने ड्रोन आए, इतने मार दिए, होता कैसे है, और एक वक्त में कितने ड्रोन एक जगह पर आते हैं। हमें तो वो दर्जनों दिख रहे थे आसमानों में तैरते हुए। साहब के पास जो है गन थी और आपका टास्क था उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना। जरा बताइए कैसे होता है। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले बात है, मैं आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट का हूं, और हमारे आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट का जो एक मोटो होता है, मोटो ये है, आकाशीय शत्रु न झी। आकाश के कोई भी शत्रु जो देश के खिलाफ आ रहा हो, हम किसी को किसी भी हालत में उनके जो जिस वजह से आ रहा है हम वो करने नहीं देंगे, किसी भी वजह। मेरे पास या आर्मी एयर डिफेंस के पास गन है, रडार है, और लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है जो मेक इन इंडिया के तहत आकाश तीर। आकाश तीर, बहुत नाम सुना। जो रियल टाइम पिक्चर आपको दिखा देता है, चाहे कितना भी दूर जो भी एरियल टारगेट है, उसका रियल टाइम पिक्चर आपको दिखा देता है। कुछ जहाज हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, कुछ भी। यस। ओके। उसके बाद जो अभी आता उस बात पे, 7 तारीख और 8 तारीख रात को हमारे को जो मैसेज मिला था आकाशतीर द्वारा कि कुछ एरियल टारगेट, एनिमी के एरियल टारगेट अटैक होने वाला है, तो ये हमारे को बहुत पहले सूचना मिल गई थी ये चीज़। और दूसरी बात ये कि हमारे जो एडी में ये होता है कि आप टारगेट चुन नहीं सकते, आपको टारगेट अचानक आएगा आपके पास और विदिन सेकंड के अंदर आएगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट का या मिसाइल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को भी तैयार करना है। अपने इक्विपमेंट तो है आपके पास, लेकिन इक्विपमेंट के साथ आपको भी तैयार करना है, आप ट्रेनिंग उतना अच्छा होना चाहिए। तो इसी हिसाब से जैसे हमारे को मैसेज पास हुआ तो हम उसी डायरेक्शन में फॉलो करते रहे रडार के द्वारा, और रडार के द्वारा वॉच करते जैसे ही इन रेंज आया तो हमारे ये इन रेंज मतलब आपकी गन के रेंज में? हमारे गन के रेंज में जैसे आया तो ये दिखाई दिया। तो रात के समय जो एक्चुअली इतना तो दिखाई देता नहीं रात के समय, लेकिन जो लाइटें दिख रही थी और जो हम आकाश तीर से देख रहे थे, कम से कम एक साथ 10 से 15 ड्रोन था एक लोकेशन पे। एक लोकेशन में एक साथ 10 से 15 ड्रोन आ रहा था, उनके जो जिसके लिए उनके टास्क के हिसाब से भेजा था। लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कि आर्मी या डिफेंस का इक्विपमेंट लगाओ और कोई भी एरियल टारगेट देश के ऊपर आ जाए, क्या ये हम होने नहीं देंगे। और उस समय हमारे जो एडी गन्स से इतना ज़बरदस्त फायर किया हमने कि एक मान लो एक आपने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन तीर मारता है एक दीवार खड़ी करता है, वैसे एक दीवार खड़ी कर दिया। वाह। हमारे गन से कितने लोग, जैसे एक लोकेशन में आपने बताया माने 15 ड्रोन आ रहे हैं, आप कितने लोगों कितनी गन है एक जगह पे? एक जगह पे जो मैं एक सेक्शन कमांडर था, मैं एक सेक्शन कमांडर हूँ, मैं तो मेरे अंडर 15 बंदे थे और मेरे पास 2 गन था। तो इसी हिसाब से जगह जगह पे डिप्लॉय करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट जगह होता है। 15 टारगेट 2 गन? 15 बंदा मेरे पास था, 15 क्रू। मैं कह रहा हूं 15 ड्रोन आ रहा है। यस। और 2 गन है? 2 गन है। अच्छा। तो उसी हिसाब से जो एडी गन है इतना ज़बरदस्त फायर करती है, तो 15 की 40 आ जाए एक साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना बढ़िया फायर किया और हमने 5 ड्रोन बर्बाद किए। उसके बाद जो 15 ड्रोन आ रहा था, तो 5 ड्रोन जैसे हमने गिरा दिया, उसके बाद बाकी वापस चले गए, यूटर्न हो गए, आए ही नहीं, कि उनको पता चल गया कि एडी गन इधर लगा हुआ है। अच्छा। फिर पलट के आया बाद में कभी?
पलट के नेक्स्ट डे भी आए थे, नेक्स्ट डे भी पलट के आए थे, अच्छा, लेकिन नेक्स्ट डे पलट के आए थे, तब भी हमने फायर स्टार्ट किया, तो तब भी वो आपने अचीव नहीं कर पाया, जिस वजह से वो आया था, फिर वापस चले गए। वो मैंने वो गन मनीष मैंने शायद देखी है, क्योंकि मनीष सब जानते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें समझते हैं वो डिफेंस रिलेटेड। वो तो वो चेयर पे आप बैठे होते हो, वो रोटेट होती है ना, Yes. वो हर डायरेक्शन में घूम जाती है, Yes, yes, और गन सामने आपके 360 फायर करती है। 360 डिग्री आप घूम सकते हो। Yes. अच्छा, और टारगेट आपको दे रहा है आकाश तीर हाँ, और रडार। आकाश तीर हमारे को मैसेज दे रहा है कि इस फलाना डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे जो रडार है, उस रडार को उसको लॉक ऑन कर रहा है। रडार आपके करीब ही है। यस, ओके, रडार लॉक ऑन कर रहा है, और जैसे ही रडार लॉक ऑन कर रहा है, गन के इन रेंज आ, जो गन के रेंज होता है, कार का रेंज, वो गन के इन रेंज होते ही हम रडार से फायर करते हैं। रडार से भी फायर कर सकते हैं या गन पे बैठे बैठे भी फायर कर सकते हैं, दो तरह के है। तो जो मैं समझना चाह रहा हूं कि जो आदमी गन पे बैठा है, जो देख रहा है, मैसेज आ गया, अब वो आंख से भी देख पा रहा है, तो उसको आपके ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो एंगेज कर देगा सीधे, या आप बोलोगे फायर? एंगेज कर देगा, वो एंगेज करके रेडी रहेगा। जब तक मेरे को मैसेज नहीं देगा कि मैं एंगेज कर दिया, उसके बाद मैं बताऊंगा कि फायर करो, क्योंकि हम एम्यूनिशन बर्बाद नहीं कर सकते, ना करते हैं। अच्छा। जो भी फायर करते हैं इफेक्टिव फायर करते हैं। कि कम से कम मेरा कम से कम एम्यूनिशन चले। यस, एक गोली एक दुश्मन। एक गोली एक दुश्मन। ये बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है। एम्यूनिशन हर जगह पर अनलिमिटेड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है, इनके ये जो भी वेपन यूज कर रहे हैं उसका अनलिमिटेड भंडार इनके पास रखा है। भाई दुश्मन तो कितनी भी तादाद में आ सकता है, ड्रोन कितनी भी तादाद में आ सकता है। सर जो ये दीवार है ना, वो कितने राउंड्स की अगर बता पाए, ये तो इतने राउंड्स की बौछार हो गई एक साथ कि चारों तरफ से जो भी ड्रोन आ रहा था वो पूरे एओआर में, मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था इनका, वो गिरता जा रहा था। अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि कितनी बड़ी, क्योंकि सबने लाल लाइट देखी, वहां से रोशनी आते हुए देखी और यहां से लाल लाइट जाते हुए देखी, तो थोड़ा बताएं कि किस तरीके से आपने पाकिस्तान को उठने नहीं दिया, जो उसकी ड्रोन वाली साजिश थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया आपने। देखिए, जो हमारे पास जो गन है, एडी गन्स, तो आप टीवी पे देखा होगा उस दिन रात को, या नेक्स्ट डे देखा होगा, एक लाइन बनाता है, बिल्कुल एक सीधी लाइन बनाता है, इतना जबरदस्त फायर वो लेजर जैसा लगता है। बिल्कुल लेजर जैसा है। वो लेजर नहीं था, वो राउंड जो जलते हुए जाता है, राउंड, हाँ, जो राउंड जाती है वो जलती हुई जाती है, और वो राउंड किसी भी टारगेट पर टच करता है तो उधर ही ब्लास्ट हो जाता है। और ऐसे ऐसे हमारे पास राउंड है जो टारगेट को, जैसे टारगेट के कुछ अराउंड 10-15 मीटर से पहले स्प्लिंटर राउंड फट जाता है। राउंड फटता है तो कोई भी एयरक्राफ्ट हो या कोई भी ड्रोन्स हो, एक टुकड़ा काफ़ी है उसको टच होने में, तब वो ब्लास्ट हो जाता है उधर ही। इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और उस रात को जो फायर, क्या बताओ आपको, सिचुएशन क्या था, ड्रोन्स इतना ड्रोन्स आ रहा था कि एट ए टाइम मैं 2 जगह फायर कर रहा था। 2 जगह फायर कर रहा था, मतलब क्या है, अगर 2 गन को एक ही टारगेट को फायर करो और दोनों गन को दोनों टारगेट को फायर करो तो इफेक्टिव दोनों गन पे फायर करना। तो दोनों गन के अलग अलग जगह पे फायर कर रहा था कि एक साथ कम से कम 3-4 टारगेट को मैं एंगेज कर सकूं। और इसका फायदा ही मिला, या इसका रिजल्ट ही मिला। अगले दिन हमारे को पता चला कि 5 ड्रोन हमने बर्बाद कर दिया। और 5 ड्रोन का जो अभी आप बोलोगे आपको कैसे पता, 5 ड्रोन हमारे को जो उसका मलबा है वो हमारे को मिला, कुछ नाले में मिला, कुछ पहाड़ी में मिला, पेड़ों में लटका हुआ मिला, कुछ में एक्सप्लोजिव था, कुछ में एक्सप्लोजिव नहीं था। अच्छा, क्योंकि ड्रोन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपको सर्विलेंस के लिए आएंगे, बस लोकेशन सर्विलेंस के लिए, आप कहाँ हो देखने के लिए, वो फोटो खींच के ले जाएगा, फिर उसको रैकी करके फिर उस जगह बमबारी करेंगे। और एक होता है जो पेलोड लेके आते हैं, कुछ मिसाइल्स भी लेके आते हैं, कुछ फायर भी करने की क्षमता है। तो उसी हिसाब से तो कुछ ड्रोन हमारे को मिला जो पेलोड था, जो हमारे को मालूम मिला, मतलब वो एक्सप्लोसिव वाले भी ड्रोन थे, एक्सप्लोजिव वाला था कुछ, और कुछ ओनली सर्विलेंस के लिए आए। इनके निशाने आपको क्या लगता है क्या थे? ये आपके ऊपर आ रहे थे या कोई मिलिट्री टारगेट था इनका, या सिविलियन टारगेट था? हमारे ऊपर तो आ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ बर्बाद करने आ रहे थे जो हिंदुस्तान के नुकसान हो, कोई चीज़ बर्बाद करके, या आर्मी इंस्टॉलेशन हो या कोई सिविलियन की कुछ हो। आप किसी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन के पास थे, हमारे को ऐसे टास्क मिलता है, कोई भी इंस्टॉलेशन हो जिसके बर्बाद होने से हिंदुस्तान का नुकसान हो, तो उसको हम एडी प्रोटेक्शन के टास्क मिलता है हमारे को। कोई मतलब ये जो अब जो ये ड्रोन्स की लड़ाई है, मतलब पहली बार हमने सुनी ये रूस यूक्रेन वॉर के अंदर बहुत ड्रोन्स यूज हुए, फिर हमने अपनी लड़ाई में भी देखा इसको। ये इज इट अ न्यू थिंग मतलब आर्मी के लिए, कि अभी मतलब कुछ साल
से ही हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, या ये मालूम था कि ये दौर आने वाला है? बिल्कुल सही। रशिया यूक्रेन के युद्ध में ही सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट उससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध से ये स्टार्ट हुआ था इन अ बिग वे। उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो युद्ध अभी तक चल रहा है, इसके अंदर ड्रोन्स का जो वॉरफेयर है दोनों तरफ से, वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हुआ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी आने वाले समय में और प्रबलता से आएगी। यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ इस प्रकार से होंगी जहाँ पे दो फौज के सैनिक आपस में मुठभेड़ करके लड़ाई नहीं करेंगे, वो अपने ड्रोन्स के ज़रिए लड़ाई करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी दुश्मन देश भी अपना रहा है, हम भी अपना रहे हैं, एंड फ्यूचर में इसका आगे और ज़्यादा बढ़ने का। आप फ्रंट पे हैं तो आप ये तो नहीं आपको पता कि मेरे ऊपर दुश्मन किस चीज़ से हमला करेगा? वो किसी भी चीज़ से हमला कर सकता है, मैं राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? जैसे अभी जो भारतीय सेना की जो बटालियन है जो लाइन ऑफ कंट्रोल में है, तो जैसा एक्सक्यूज मी, जैसा सर ने मेंशन किया था कंटिजेंसीज, तो जो वॉरफेयर हो सकता है इट कैन बी अपना बाय फुट, बाय वेपन्स, बाय ड्रोन्स एंड बाय आर्टिलरी। तो इन सारे कंटिजेंसी को हम मद्देनज़र रखते हुए हम प्लान बनाते हैं अपना। जैसा आईबॉल टू आईबॉल जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें हम अपने बटालियन सपोर्ट वेपन्स जो हैं, जैसा मीडियम मशीन गन्स और 81 मोटर्स एंड AGS सिस्टम, जो ग्रेनेड सिस्टम्स जो हमारे पास हैं, तो उससे एंगेज करते हैं। आर्टिलरी के लिए जैसे सर के जो आर्टिलरी रेजिमेंट हैं वो एंगेज करते हैं आर्टिलरी टू आर्टिलरी। जैसे आप जहां आप लड़ रहे थे, आपके पास क्या क्या हथियार थे, इफ यू कैन शेयर? हमारे में जो बेसिक इन्फेंट्री बटालियन के जो वेपन्स हैं, फॉर एग्जांपल 81 mm मोटर, मीडियम मशीन गन्स, AGS सिस्टम, ग्रेनेड सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे पास था। एंड मोर ओवर जो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, जो भारतीय सेना में जो ऑन डे टू डे बेसिस जो इंडक्ट हो रहे हैं, वो भी हमारे पास थे। लाइट मशीन गन्स थे हमारे पास एंड 51 mm मोटर्स थे। तो ये सारे हम जो आईबॉल टू आईबॉल में जब हम लड़ते हैं तो ये सारे वेपन्स का इस्तेमाल हम करते हैं उधर। कभी दिखता भी है दुश्मन गिरता हुआ भी दिख जाता है कभी? हाँ बिल्कुल, ये हम सोर्सेज जो डेवलप करते हैं, जो इंट सोर्सेज जो हम बोलते हैं, उनके साइड हमारे साइड, तो ये ओपन सोर्सेज में भी जो प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इनका मूवमेंट क्या है और कहाँ कैजुअलिटीज़ हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम जो अपना एनालिसिस करते हैं। सौरभ, कर्नल बिस्ट अगर थोड़ा बता पाएं, क्योंकि आपके तोप के गोले जब गिर रहे थे तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा डर आप ही से लग रहा था। अभी भी डर रहे हैं पाकिस्तानी तोपों से, आपसे, भारतीय सेना से? जी, भारतीय सेना से और हमारी इंडियन आर्टिलरी से अभी भी खौफ में है ही, क्योंकि हमने उनको इतना डीप हिट किया है और उन्हें लग रहा था कि वो सिविलियन के आसपास शील्ड लेकर बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा एम्युनिशन और हमारा हथियार ऐसा था कि वो बिल्कुल प्रिसाइज और उस लोकेशन में जाके गिरा जो आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, वही बता रहा था मैं आपको कि वो इतना प्रिसाइज और इतना एक्यूरेट जाके गिरा कि जहां पर वो लोग बैठे हुए थे, जिन टेररिस्ट कैंप में वो लोग बैठे हुए थे, उसी को क्षति बचाई। कर्नल लांबा भी ने एक चीज मेंशन की थी कि वो जब गिरता है तो बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है उसका। तो आप एक्चुअली जो आपके आर्टिलरी का जब शेल गिरता है किसी जगह पर, क्या उसका रेडियस होता होगा इम्पैक्ट का, और कैसी तबाही मचाता है वो? जी, आर्टिलरी में जो शेल्स होते हैं नॉर्मली, एक तो उसके अंदर पहले से TNT कंटेंट होता है, तो उस TNT कंटेंट के साथ साथ पूरा शेल लोहे का बना हुआ होता है। तो जब वो डिवास्टेट होता है तो उसके स्प्लिंटर्स सब जगह फैलते हैं, तो उन स्प्लिंटर्स से भी इफेक्ट ज़्यादा होता है और शॉक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी सारा इफेक्ट करता है। अपने हथियार से कितना प्यार होता है जली साहब? अभी जो बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं एक कोई भी जवान के लिए, एंड पर्टिकुलरली अगर इन्फेंट्री सोल्जर की बात की जाए, तो वेपन ही हमारा नेक्स्ट साथी है। एंड डेली मेंटेनेंस, जितना आप उसको पॉलिश करोगे उतना आपका साथ देगा वॉर के टाइम पे वो। तो ये हमारा कहावत है और वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हमने इस बार किया था। एंड हमारा एक भी वेपन जो रुका नहीं, क्योंकि डेली हम इतना प्यार करते हैं वेपन के साथ, तो डेली मेंटेनेंस तो करते ही रहे। जी, जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब ट्रेनिंग में होते हैं तो आपको एक हथियार इशू कर दिया जाता है, तो वो हथियार आप ही के हाथ रहता है, उसी को लेके आप सोते हो, कहीं भी जाते हो तो साथ में चलता है वो। ऐसा नहीं कि आप हथियार को कहीं रख दो और उसको ही बोलते हैं कि नहीं, ज़मीन पर टच नहीं करना है, आपके पास अपने साथ होना चाहिए। अच्छा, तो इतना प्यार होता है उस हथियार से। आर्टिलरी में अगर हम हथियार की बात करें तो तोपें हैं, वो हमारे कलर्स हैं,
मतलब सबसे सर्वोच्च सम्मान हम अपने हथियार को ही देते हैं। सतीश साहब इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? जी पत्नी से ज़्यादा प्रेम होता है हथियार से? जी जी क्योंकि हथियार जो है हमारा मतलब जैसे जीवन साथी है वैसे ही है एक, क्योंकि परिवार की तरह जैसे, तो हथियार जो है हम जब सोते हैं तो उसको अपने साथ ही रखते हैं। जो स्मॉल आर्म्स हैं मतलब पर्सनल वेपन जो है उसको हम कैरी करेंगे तो अपने साथ ही रखते हैं, मतलब जैसे एलसी जैसे इलाके में। बाकी पीस स्टेशन में तो कोर्ट में जमा होते हैं, लेकिन जो वैसा एलसी जैसा इलाका तो साथ ही रहता है वेपन। तो जैसे आपके पास मोटार्स थी जी तो वो तो आप तो बिल्कुल लड़ाई के बीच में थे। जी जी। तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर वो जमा करा दी जाती है कहीं? नहीं नहीं नहीं, फिर मोटर्स को हम तैयार रखते हैं, उधर पिट में रहती है, कैम्फ्लाई किया होता है ताकि दुश्मन मतलब ड्रोन से उसकी फोटो न ले, और पिट पे रहती है, रेडी रहती है, मतलब हमारे जो दुश्मन के टारगेट है उनके ऊपर ले वो भी मतलब हमेशा आपके नज़दीक ही होता है हमेशा? जी, हमने तैयार रखी होती है। अगर हमने उसका मेंटेनेंस करना है तो दिन में जैसे हमें मौका मिला निकालो और उसका और जो मेंटेनेंस स्मॉल आर्म पर्सनल वेपन होता है वो सोते वक्त भी आपके पास होना चाहिए होता वो है? साथ में रहता है हमारे अच्छा। एलसी के ऊपर। साहब तो जिस तरह से बता रहे थे अपनी गन, मुझे तो उसी वक्त लग गया था कि इनको बहुत प्यार है अपनी अपनी गन से। प्यार तो है। और इवेन ऐसा है कि हम जब हथियार के पास जाते हैं, सवेरे जब भी जाते हैं हथियार के पास, पहले सैल्यूट मारते हैं हथियार को। हथियार को सैल्यूट मारते हैं? उसके बाद और जो हथियार के सैल्यूट मारते हैं और उसके टच करके प्रणाम करते हैं। क्या बात। और जैसे हमारा एडी गन से, एडी गन भी आरटी की तरह, साहब जैसे बता रहा था कि आरटी की तरह वो भी गाड़ी में टो होता है क्योंकि काफ़ी बड़ी गन होता है। तो जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं ना, तो वो जो गन का टायर हम धोते हैं मूव करने से पहले। अच्छा। हम मानते हैं कि ये प्यार है, इसके प्यार हम धो रहे। अगर आपने छोटी छोटी खूबसूरत बातें हैं जो पता नहीं होती। अगर आपने इसका एक और उदाहरण देखना है तो आप किसी भी इंडियन आर्मी की यूनिट में किसी भी दशहरे की सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करके देख लीजिए। दशहरे का एक वो मूल होता है जिसमें शस्त्र पूजन की जाती है। हाँ जी। तो किसी भी यूनिट में इंडियन आर्मी की दशहरे वाले दिन सुबह के समय शस्त्र पूजन होता है। वो अपने आप में देखने वाली एक चीज़ है, जहाँ सारे शस्त्र, चाहे वो स्मॉल आर्म राइफल हो, चाहे वो ग्रेनेड लॉन्चर्स हों, चाहे वो आर्टिलरी गन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हथियार हो, उनको एक ग्राउंड में रखा जाता है, सजाया जाता है और उनका प्रॉपर पूजन किया जाता है। और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि ये जंग के समय में हमारा साथ इसी तरह निभाते रहे। क्या बात। और आपको क्योंकि मैंने ये बातें सुनी हैं, हम लोग पाकिस्तानी मीडिया को भी फॉलो करते हैं, तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं इस बात पे कि देखो ये लोग तो अपनी हथियार की पूजा करते हैं। वो मतलब वो उसको समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि ये भाई क्या भावना है ये। आप बता रहे थे कि आप हिट हुए तो आपके साथ और भी लोग, कितने लोग थे आपके साथ सर उस वक्त? जैसा कंपनी के 100+ स्ट्रेंथ होता है तकरीबन, हम एक कंपनी में रहते हैं एंड पोस्टों में बटे हुए रहते हैं हाँ, तो strength उस वक्त जब जहां आप थे एग्जैक्टली उस वक्त आपके आसपास कितने लोग थे? हम 25 थे total। 25 लोग थे। हाँ जी। तो खुद तो बचना ही है ऑब्वियसली, Yes। तभी आप मार पाओगे। ये उस वक्त ये भी ख्याल रहता है कि मेरे साथी भी सिक्योर रहें, कि मतलब कोई ज़्यादा खतरे में जा रहा है, कोई आज ओपन में जा रहा है तो उसको भी रोकना। जैसा हम डे टू डे ट्रेनिंग जो करते हैं, एज पर सिनारियो हम ट्रेन होते हैं। जो ट्रेनिंग रूटीन जो हमारे पास होता है जो डेली, तो जैसा अभी हमारे पास कोई अटैक आया तो इसके हिसाब से हमने मतलब ऑलरेडी रिहर्स किया होता है कि इधर से अगर फायर आता है तो आप कहाँ ओवरहेड प्रोटेक्शन लोगे, फिर उसके बाद कहाँ से अटैक करोगे, ताकि विथ लेस स्ट्रेंथ वी हैव मोर कैजुअलिटीज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से ड्रिल्स आर ऑलरेडी रिहर्स्ड। तो एवरीबडी, हर आदमी को अपना रोल मालूम। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी परवाह और अपने टारगेट की ध्यान वो खुद रख रहा है। यस। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आप हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे थे उस समय आपकी फीलिंग्स क्या थी अपनी फैमिली को लेकर? बताइए कर साहब। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जिस समय हम मूव किए, जिस समय हम इस ऑपरेशन में मोबिलाइज किए जाने के लिए, तो मैंने अपने परिवार को बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे घर वालों को नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। और इनफैक्ट मेरी यूनिट के जो जवान हमारे साथ जा रहे थे उन्होंने भी अपने घर परिवार में नहीं बताया था। एक बहानेबाजी के तरीके से बोल दिया था कि ट्रेनिंग में जा रहे हैं, और घर वालों को नहीं पता था। वाइफ को भी नहीं पता, किसी को वाइफ को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब जब हम निकल गए तो हमने अपने फ़ोन बंद कर दिए और बोला कि हम घर में, या जो भी जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पीछे नहीं देंगे जिससे इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए या कोई सीक्रेसी चली जाए।
और काफ़ी दिन तक ना तो मैं ना तो जवान अपने घर परिवार में बात नहीं कर पा रहे थे। आपके किसी बंदे ने फोन ऑपरेट नहीं किया? नहीं किया। तो वो जो फीलिंग थी परिवार को लेकर के, हमारे दिलों में सिर्फ ये फीलिंग थी कि परिवार इस समय क्या सोच रहा होगा। उन्हें नहीं पता हम कहाँ हैं। अब उनको, वो भी टीवी देख रहे हैं, उनको रोज़ कुछ ना कुछ खबर आ रही है कि सोच तो वो भी रहे हैं कि शायद ये बता करके तो कुछ गया है, लेकिन हो सकता है कहीं और चला गया हो, बट उनको पता नहीं है। और एक बात और मजेदार, वो मुझे पहले बता रहे थे, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया तो घर आके बता दिया कि मैं यहाँ गया था। जब साइटेशन आ गई, पता लग गया कि वीर चक्र से सम्मानित हुए हैं और वो पब्लिक कर दिया गया, तब बताया कि ये मैं उस वक्त इस बात के लिए गया था। इसमें कितना पीरियड है सर ऑपरेशन, जब आप घर से निकले और जब ये होगा आपने बताया? तो अप्रैल की बात है जब ऑपरेशन लॉन्च हुए थे, और 14 अगस्त को जब पता लगा, उस समय जब मेरी वाइफ ने, मेरी पेरेंट्स ने जब नाम देखा, न्यूज़ में भी आने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि ये जो बोल के गया था ये शायद झूठ कह के 4 गया महीने था। बाद बताया कि जंग लड़ने गया था मैं। कमाल की बात है सर। आपका क्या इस पर अनुभव है? आपके परिवार में क्या रिएक्शंस थे? सर बात ऐसा है कि आप जो भी कुछ करते हो, आप जो कोई अच्छा काम करते हो या कोई बुरा काम करते हो, उसमें आपका परिवार का हाथ रहता है। और अगर कोई बहुत अच्छा काम करो तो आपके फैमिलीज़ का बहुत सपोर्ट रहता है, तभी आप वो काम अच्छा कर सकते हो। कि वो आप पीछे आपको फैमिली छोड़ के आप जा रहे हो कहीं भी, जैसे हम लोग गए थे, तो अगर उनके प्रॉब्लम्स काफ़ी थी उस टाइम पे, वो प्रॉब्लम ना उन लोगों ने हमारे से शेयर किया, क्योंकि वो ये बात सोच रहे थे अगर मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊँ तो वो जिस काम के लिए गए वो एम हासिल नहीं कर पाएंगे। आप, उनको मालूम था कि आप कहाँ हैं? नहीं, इतना कुछ पता नहीं था कि ये होने वाला है। बट जब टीवी में आप लोगों ने दिखाया जो रात को जो हो रहा था, उस टाइम पे पता चला हाँ कुछ हो रहा है, फायर हो रहा है। और मेरे फैमिली इन स्टेशन है, मेरे साथ ही है फौज में। अच्छा। तो रात को ऐसे टाइम जब फायरिंग चल रही थी, और तो वो सभी जो आसपास के जितने भी फैमिलीज़ थी, 4-5 एक ब्लॉक में मान लो 7-8 फैमिलीज़ है, बच्चे, सब वो आके मेरे क्वार्टर में आके सभी एक साथ रहती थी, क्योंकि कुछ डरे ना कोई। और ऐसे करके पूरी रात पूरे दिन, ना लाइट, ना आपके लाइट जलना बिल्कुल मना था, लाइट शहर में ब्लैकआउट था पूरा ही। और खाना पीना जो भी एक साथ खाना, कोई बाहर नहीं जाते थे, सारे परिवार एक साथ अंधेरे में? सारे परिवार एक साथ अंधेरे में। अच्छा। साजिश पाकिस्तान ने रची, जिसमें अभी आर्मी चीफ के घर में आपने वो यह ड्रोन भी देखा। हाँ, वो टर्की वाला ड्रोन किया गया था। तो ये जब उसको मार गिरा रहे थे तो 4 दिन था, लेकिन पाकिस्तान में कितना अंधेरा था, अगर कर्नल लांबा बता पाएं कि कितना अंधेरा अभी तक छाया हुआ है, तो बहुत सही रहेगा सभी लोगों के लिए। अब देखिए, पाकिस्तान ने जब हम पे ये एक कायराना हमला किया और उसके बाद हमारी फ़ौज ने जब मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया, तो ये तो पहले भी मीडिया में बहुत बार आ चुका है कि किस तरह से उनके हौसले एकदम से टूट से गए थे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम छुपे कहाँ और भागें कहाँ। जितना उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया था कि हमारे ऊपर एक्शन आएगा या दबाव आएगा या हमारे ऊपर अटैक आ जाएगा, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पीछे के इलाकों में जाके छुपना, ह्यूमन शील्ड लेना, जिस सब में हमारा अटैक उन पे पहुंचा आया, जिस तरह से हमने उनको नष्ट करना शुरू किया, तो जिस प्रकार से गोले गिर रहे थे और जिस प्रकार से उनको हानि हो रही थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब छुपे के भागें। और आज भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले जो पाकिस्तान है वो 20 बार सोचेगा, क्योंकि अभी भी अगर करेगा तो इंडियन आर्मी हमेशा रेडी है और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि फिर उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। 2 सवाल मैं ले रहा हूँ और फिर करेंगे। ये मैं मेजर जरी से ही पूछना चाह रहा था, बचपन में जब चोट लग के घर पहुँचते थे तो माँ जो है वो चोट भी देखती थी, लेकिन पहले डांटती भी थी, कहाँ से चोट लगा क्या है। तो ये तो पूरा हाथ खुलवा के पहुँचे थे, क्या घर वालों ने क्या रिएक्शन दिया जब देखा कि इतनी चोट लगी है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ, एंड मेरे फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड मेरी पत्नी सारे ही फौज में। अच्छा, मदर भी, वाइफ भी, सब इसमें। तो जब मैं ऐड कर देता हूँ, मेजर जेरी राजपथ पर कंटिजेंट कमांडर के तौर पे परेड कर चुके हैं 26 जनवरी को। अच्छा, वो भी कर चुके हैं? और केवल यही नहीं, इनकी वाइफ भी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बता रहे थे। जैसा मैं बताना चाहूँगा, जब मेरे को लगा तो मेरी पत्नी भी दूसरे एक सेक्टर में अपने ड्यूटीज़ आर्मी एयर डिफेंस में, वो भी
एंड वो ऑपरेशन सिंदूर की हिस्सा थी। वो भी deployed थी? वो भी डिप्लॉयड थी एंड उधर वो अपना ड्यूटीज़ वो कर रहे थे। तो जब तक मेरे को लगा, जब तक मैं ऑपरेट नहीं हुआ, तब तक मैंने किसी को घर पे बताया भी नहीं था। या आपका जब तक हाथ का ऑपरेशन नहीं हो गया नहीं तब तक बताया। घर को पता ही नहीं था? नहीं था, वाइफ को भी नहीं पता? नहीं बताया था। एंड आफ्टर ऑपरेशन तब बताया था मैंने। तो एंड बस बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बाद इतने दिन आपका आमना सामना ही नहीं हुआ? नहीं किसी हुआ। से? तो ये स्टोरी ऑफ लाइफ है मेरा। तो साहब थोड़ा कम बोल रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, तो इनके पास जरूर परिवार की कोई ये आपको वाइफ ने बोला कि भाई बता, कम से कम बता के तो जाते? नहीं सर। मेरे फादर भी आर्मी में थे अच्छा। और सूबेदार रिटायर गए हैं। तो मेरे फादर को तो पता था कि मैं JNK में हूँ, तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते थे। पता था उनको कि ऐसे हालात है। 22 अप्रैल के बाद कुछ तो फादर को सब पता था वैसे। लेकिन मैं एक मैसेज करता था, वो भी वाइफ को करता था कि सब ठीक ठाक है, बस इतना घर में बता देना। बस शॉर्ट मैसेज में बात खत्म कर देता था, बस बिजी हूँ मैं, बस इतना बताता था। बस इतना बताएं, बस सब ठीक है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं पूरे कई दिनों तक? नहीं, ये मैं चुनौती है। सब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बस। ठीक। सर, पाकिस्तान अभी गोलों से जो है ना, भारतीय सेना के गोलों से अभी भी बहुत डरता है, इसलिए अपनी लोकेशन, अपनी जगह बिल्कुल चेंज करके ह्यूमन शील्ड बनाना और भागना अभी भी जारी है, डिफेंसेस बना रहा है। और सब जो आप, मैंने कहा ना, गॉड ऑफ वॉर कहते हैं इनको, ये सब देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल, अभी जिस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं या आई हैं आर्मी में, द कैपेबिलिटी हैज़ इंक्रीज। अभी इसे कहा जा रहा है परिवर्तन का दशक। तो परिवर्तन के दशक के अंदर हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और भारत की सेना में ऐसी कैपेबिलिटी बहुत फास्ट जनरेट हो रही है, जिसके अंदर हम ना कि बल्कि दुश्मन के डेप्थ के इलाकों को सर्वेलेंस में रख सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, बल्कि मौका पड़ने पर उनको वहाँ पर जाकर के एंगेज कर सकते हैं। सर, लास्ट सवाल इसमें अगर आप ये बता पाएँ कि हमारी जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो हम तैयार कर रहे हैं या जो हम हथियार तैयार कर रहे हैं, वो बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो भारत में बने हुए, उनका भी इस्तेमाल हुआ होगा, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आकाश तीर के बारे में साहब ने बताया, जो भारत में ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी और बहुत सक्सेसफुली उसको यूज़ किया गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि डिफरेंट आर्टिलरी की गन्स भी आ रही हैं जो भारत में बन रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी भारत में ही हुई हैं और वो बन करके आ रही हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एम्यूनिशन जो पहले किसी समय में हम पूरे के पूरे निर्यात करते थे, आज के समय में वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और उनको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यस, और इसके अलावा ड्रोन्स का बहुत सारा, सैटेलाइट इमेजरी कैपेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़, तो इन सब कैपेबिलिटीज़ में जो आत्मनिर्भरता की सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप से दिखने लग गई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज मज़ा भी आया, गर्व भी महसूस हुआ और कभी कभी बीच में जोश भी आया और कभी रोंगटे भी खड़े हुए आपकी कहानियाँ सुन के, और हंसी भी आई जब आप लोगों ने अपने बताया कि हमारे परिवार जो है उनको हमने बिना बताए कैसे ये अंजाम दिया। और मुझे तो सबसे अच्छा मोमेंट वो लगा जब आपने बताया कि हथियार से बड़ा प्यार होता है। हाँ, वो एक फौजी के दिल से निकली हुई बात। तो मैं चाहूँगा हम खड़े होकर अपने हीरोज़ को आज के लिए थैंक यू कहें, विदा कहें। कर्नल कौशांक लांबा जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट जी, बहुत धन्यवाद आपका। मेजर जेरी ब्लेस, बहुत शुक्रिया आपका। नायब सूबेदार सतीश कुमार जी, बहुत शुक्रिया साहब आपका। नायब सूबेदार रत्नेश्वर घोष जी, बहुत धन्यवाद आपका। गर्व महसूस कीजिए कि आप भारतीय हैं और आपकी रक्षा भारतीय सेना करती है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।